आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे धातु कार्बोनिलों में आबंधन। अगर इंग्लिश में देखें तो इसे बोलेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो इसके बारे में स्टडी हम एनसीईआरटी बुक की करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि होमोलेप्टिक कार्बोनिल। अब होमोलेप्टिक कार्बोनिल किसको बोलेंगे? यौगिक जिनमें केवल कार्बोनिल लिगेंड हो। वैसे होमो का मतलब एक होता है, मतलब एक जैसा। तो होमोलेप्टिक कार्बोनिल का मतलब जिसमें केवल कार्बोनिल लिगेंड हो, अधिकतर संक्रमण धातुओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो होमोलेप्टिक कार्बोनिल हैं वो अधिकतर संक्रमण धातुओं द्वारा निर्मित होते हैं, यानी ट्रांजिशन मेटल द्वारा निर्मित होते हैं। और होमोलेप्टिक कार्बोनिल हम बोलेंगे किसको? जिनमें केवल कार्बोनिल लिगेंड हो। इन कार्बोनिलों की संरचना सरल तथा सुस्पष्ट होती है। तो ये जो कार्बोनिल हैं इनकी संरचना सरल होती है और सुस्पष्ट होती है। टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 लिखा है, चतुष्फलकीय है। पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, यह त्रिकोणमितीय या त्रिकोणीय द्विपिरामिडल संरचना होती है। जबकि हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम जो है 0, ये अष्टफलकीय है। इस बात को हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए जो संरचनाएं लिखी गई हैं, तो यहाँ पर टेट्रा कार्बोनिल निकल, ये जो अंदर ब्रैकेट में लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर है, इसकी 0 होगी। ये चतुष्फलकीय है। पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, इसकी संरचना त्रिकोणमितीय या त्रिकोणीय द्विपिरामिडल होगी। और जो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम है इसकी संरचना अष्टफलकीय है। अब डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज जो है 0, 2 वर्ग पिरामिडी, यानी स्क्वायर पिरामिडल बाई स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर होंगे और पिरामिडी होगा। MnCO का होल 5 इकाइयों से बना है, जो Mn आबंध से जुड़ी रहती है। तो यहाँ पर देखिए हर चीज़ की संरचना के बारे में चर्चा की जा रही है। तो डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज ऑक्सीडेशन नंबर 0, 2 वर्ग पिरामिडीय, जिसमें कि MnC0 या C0 नहीं CO का होल 5। ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, और जिसमें C छोटा या 0 लिखा होगा वो कोबाल्ट होता है। तो होल 5 इकाइयों से बना है, जो Mn आबंध से जुड़ी होती है। अब अगला है ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट 0 में 2 C0। यहाँ पर देखो कोबाल्ट है तो ये O छोटा है 0 जैसे। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो O बड़ा है, इसको ध्यान देना है। तो ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट 0 में 2 C0 आबंधों में प्रत्येक के मध्य एक CO समूह सेतु के रूप में होता है, यह रहता है। अब यहाँ पर देखिए चित्र दिखाया गया है 5.13, इसमें सारे चित्र दिखाए गए हैं। तो टेट्रा कार्बोनिल निकल, तो यहाँ पर देखिए टेट्रा कार्बोनिल 4 है निकल के साथ, इसकी संरचना चतुष्फलकीय है। या फिर आगे है पेंटा कार्बोनिल आयरन, यानी आयरन के साथ कार्बोनिल 5 है, इनकी संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है, यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसके बाद हमारा आ जाता है हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। तो हेक्सा का मतलब 6, तो CO का होल 6 है कार्बोनिल क्रोमियम के साथ। तो इसकी संरचना अष्टफलकी यानी ऑक्टाहेड्रल है।
इसके बाद यहाँ पर देखें Mn2CO का होल 10, ये हमारा है डेका, डेका का मतलब 10, तो 10 कार्बोनिल है। डाई मैग्नीज, मैग्नीज 2 है। ये 2 वर्ग पिरामिडी है इसकी संरचना। तो संरचनाओं के बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, तो ऑक्टा कार्बोनिल है यानी कार्बोनिल 8 है और कोबाल्ट 2 है। आबंधों में प्रत्येक के मध्य एक CO समूह सेतु के रूप में जुड़ा रहता है। चित्र 5.13 में हमने देख लिया। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि कुछ प्रातिनिधिक होमोलेप्टिक धातु कार्बोनिलों की संरचना। तो ये संरचना हम लोगों ने देख ली। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है धातु कार्बोनिलों के धातु कार्बन आबंध में सिग्मा तथा पाई दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो धातु कार्बोनिल हैं उनमें धातु कार्बन आबंध होता है जिसमें सिग्मा और पाई दोनों आबंधों के गुण पाए जाते हैं। MC यानी मेटल और कार्बन सिग्मा आबंध कार्बोनिल समूह के कार्बन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युगल को धातु के रिक्त कक्षक में दान करने से बनता है। तो मेटल कार्बन सिग्मा आबंध जो है, इसमें क्या होता है कि जो मेटल होती है हमारी, तो इस मेटल में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो ये जो आबंध है ये कार्बोनिल समूह के कार्बन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युगल यानी इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होता है को धातु के रिक्त कक्षक में दान करने से बनता है। तो धातु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है ये मेटल के ऑर्बिटल में दान कर दिया जाता है यानी डोनेट कर दिया जाता है, उससे यह मेटल कार्बन सिग्मा आबंध बनता है। अब देखें यहाँ पर फिगर भी दिखाया गया है। कार्बोनिल संकुल में सहक्रियाशीलता आबंधन अन्योन्य क्रिया का उदाहरण। तो यहाँ पर देखिए ये मेटल है और मेटल में 2 तरह के बॉन्ड दिखाए गए हैं मेटल और कार्बन के बीच, एक सिग्मा और एक पाई। तो अगर हम सिग्मा की बात करें तो यहाँ पर देखिए कार्बन में 2 ये दिखाए गए हैं इलेक्ट्रॉन के जोड़े। अब इधर को तीर लगाया गया है मेटल की तरफ और ये जो कक्षक है मेटल का वो खाली है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर दान किए गए हैं, तब ये सिग्मा आबंध बना है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि मेटल कार्बन पाई आबंध धातु के पूरित डी कक्षकों में से एक इलेक्ट्रॉन युगल को कार्बन मोनोऑक्साइड के रिक्त प्रतिआबंधन पाई स्टार कक्षक में दान करने से बनता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि मेटल कार्बन पाई आबंध जो है ये धातु के पूरित डी कक्षकों में, धातु के जो पूर्ण डी कक्षक हैं में से एक इलेक्ट्रॉन युगल को कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्त प्रतिआबंधन। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये देखिए इलेक्ट्रॉन, ये तीर इधर लगा है, ये पाई स्टार है यानी प्रतिआबंधन पाई स्टार कक्षक में ये मेटल का एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा दान करने से पाई आबंध बनता है। इसको नीचे देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि इसमें मेटल में पाई आबंध, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर को तीर लगा है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के जो रिक्त कक्षक है उनमें दान किया जा रहा है। तो ये चीज़ भी निकल के आ गई कि पाई कैसे बना है। तो सिग्मा का उल्टा पाई है, सिग्मा में मेटल के रिक्त आबंध कक्षक में कार्बन के इलेक्ट्रॉन जोड़े जा रहे हैं, जबकि पाई आबंध में उल्टा है, मेटल के इलेक्ट्रॉन जोड़े कार्बन मोनोऑक्साइड के रिक्त प्रतिआबंधन यानी पाई स्टार में जा रहे हैं। ये ध्यान देना। धातु से लिगेंड का आबंधन एक सहक्रियाशीलता का प्रभाव उत्पन्न करता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड व धातु के मध्य आबंधन को मजबूत करता है। तो ध्यान दीजिए, जो धातु और लिगेंड का आबंध है उनके बीच जो
आबंध बन रहा है वो सहक्रियाशीलता का प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी साथ में क्रियाशील रहते हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड व धातु यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और ये मेटल, इनके मध्य जो आबंध है ये सिग्मा और पाई आबंध इनको मजबूत बनाता है। और चित्र 5.14 में ये क्रिया हम लोग देख चुके हैं। अब थोड़ा इंग्लिश वाली बुक में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट ए सिनर्जिक इफेक्ट, यानी सहक्रियाशीलता, व्हिच स्ट्रेंथ द बॉन्ड बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द मेटल। तो सिनर्जिक इफेक्ट जो है मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्डिंग का, वो उससे क्या होता है कि जो बॉन्ड बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और इस मेटल के बीच, उसमें स्ट्रेंथ यानी मजबूती प्रदान करता है। अब अगला आ जाती है हेडिंग इम्पॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसर्ग संयोजन यौगिक जो हैं, तो उपसर्ग संयोजन यौगिकों का महत्व तथा अनुप्रयोग, क्या महत्व है और इनका जीवन में हमारे क्या उपयोग है या अनुप्रयोग है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उपसर्ग संयोजन यौगिक बहुत महत्व के हैं। ये यौगिक खनिजों, पेड़ पौधों व जीव जगत में व्यापक रूप से पाए जाते हैं तथा विश्लेषणात्मक रसायन, इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेटलर्जी, बायोलॉजिकल सिस्टम, इंडस्ट्री एंड मेडिसिन, इनमें बहुत योगदान है। तो मेटलर्जी यानी धातु कर्म इसको बोलेंगे, जैविक प्रणालियों, उद्योगों तथा औषध के क्षेत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ध्यान दीजिए कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका एनालिटिकल केमिस्ट्री में, धातु कर्म यानी मेटलर्जी में, जैविक प्रणाली यानी बायोलॉजिकल सिस्टम में, उद्योगों यानी इंडस्ट्री में, औषध यानी मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनका नीचे वर्णन किया गया है। तब यहाँ पर एक एक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए कह रहा है कि गुणात्मक यानी क्वांटिटेटिव तथा मात्रात्मक यानी क्वालिटेटिव रासायनिक विश्लेषणों में उपसर्ग संयोजन यौगिकों के अनेक उपयोग हैं। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों क्षेत्रों में रासायनिक विश्लेषण यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका बहुत ही उपयोग है या महत्व। अनेक परिचित रंगीन अभिक्रियाएं जिनमें धातु आयनों के साथ अनेक लिगेंडों, विशेष रूप से कीलेट लिगेंड की उपसर्ग संयोजन सत्ता बनाने के कारण रंग उत्पन्न होता है। तो ध्यान दीजिए कि अनेक परिचित रंगीन अभिक्रियाएं जिनमें धातु आयनों के अनेक लिगेंडों, विशेष रूप से चिलेट लिगेंड की उपसर्ग संयोजन सत्ता बनाने के कारण रंग उत्पन्न होता है, यानी कलर उत्पन्न होता है। तो चिर सम्मत यानी क्लासिकल तथा यांत्रिक यानी इंस्ट्रूमेंटल विधियों द्वारा धातु आयनों की पहचान व उनके मात्रात्मक आकलन का आधार। ऐसे अभिकर्मकों के उदाहरण हैं जैसे EDTA, DMG यानी डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिन, एल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थाल और क्यूपफेरान आदि। ये सब क्या है? ऐसे अभिकर्मक के उदाहरण जिनका मात्रात्मक आकलन के आधार पर इनका उपयोग होता है। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो मात्रात्मक आकलन यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में किनका यूज होता है? EDTA, DMG को डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिन बोलेंगे, एल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थाल और क्यूपफेरान आदि। ये जो हैं इनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बहुत यूज होता है। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है जल की कठोरता का आकलन Na2-EDTA के साथ अनुमापन द्वारा किया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूछा जाता है
कि जल की कठोरता का आकलन किसके साथ किया जाता है, तो Na2EDTA के साथ अनुपापन द्वारा किया जाता है। कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन EDTA के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं, यानी परमानेंट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इन आयनों का चयनात्मक आकलन किया जा सकता है क्योंकि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के संकुलों के स्थायित्व स्थिरांक में अंतर होता है। तो इन आयनों का चयनात्मक आकलन किया जा सकता है। और चयनात्मक आकलन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इनके स्थायित्व स्थिरांक में अंतर होता है, इस कारण से ऐसा हम लोग कर पाते हैं। तो ये चीज हो गई। अब देखिए आगे आ जाता है, कह रहा है धातुओं की कुछ प्रमुख निष्कर्षण विधियों में जैसे सिल्वर तथा गोल्ड के लिए संकुल विरचन का उपयोग होता है। तो धातुओं के कुछ प्रमुख निष्कर्षण यानी मेटलर्जी में कैसे यूज होता है, तो मेटलर्जी में जैसे सिल्वर और गोल्ड के लिए संकुल विरचन का उपयोग होता है, यानी जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका यूज होता है। तो सम इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल लाइक दोज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड मेक यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो कॉम्प्लेक्स बना करके इनको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिल्वर और गोल्ड को, ये कहने का मतलब है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे ऑक्सीजन हो गया, पानी हो गया, तो ऑक्सीजन तथा पानी की उपस्थिति में गोल्ड साइनाइड आयन से संयोजित होकर जलीय विलयन में सहसंयोजन सत्ता यानी AuCN का होल ट्वाइस की पावर माइनस बनाता है। इस विलयन में जिंक मिलाकर गोल्ड को पृथक किया जा सकता है। तो ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में गोल्ड साइनाइड आयन के साथ संयोजित होकर यानी जुड़ करके एक कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड AuCN का होल ट्वाइस पावर माइनस। अब अगर इसमें हम जिंक मिला दें तो Au की जगह जिंक आ जाएगा, तो ZnCN का होल ट्वाइस माइनस बन जाएगा और ये Au अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम गोल्ड को पृथक कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। इसी को निष्कर्षण या अंग्रेजी में एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। अब देखिए अगला आ जाता है, कह रहा है इसी प्रकार से धातुओं का शुद्धिकरण उनके संकुल बनाकर तथा उसे पुनः विघटित करके किया जा सकता है। इसी प्रकार मेटल को अगर प्यूरिफाई करना है तो पहले उसका कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और फिर उसको जो है डिसोसिएट यानी तोड़ करके या डिकम्पोज करके अलग कर लेंगे। उदाहरण जैसे अशुद्ध निकिल को NiCO का होल फोर्थ में परिवर्तित किया जाता है तथा इसे अपघटित कर शुद्ध निकिल प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो है विधि हो जाएगी कि शुद्ध निकिल कैसे प्राप्त करेंगे। तो पहले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ उसका कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा फिर उसको डिकम्पोज करेंगे यानी अपघटित करेंगे, तो निकिल हमारा शुद्ध रूप में अलग हो जाएगा जिसे हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो वही कह रहा है कि जैसे यहाँ पर दे रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इम्प्योर निकिल इज कन्वर्टेड टू NiCO4 विच इज डिकम्पोज टू यील्ड प्योर निकिल, जिसको डिकम्पोज करके यानी अपघटित करके शुद्ध निकिल प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए आगे आ जाता है, कह रहा है कि उपसह संयोजन यौगिक जैव तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बायोलॉजिकल सिस्टम है यानी जो जीव हैं उनमें उपसह संयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ही महत्व है। प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी वर्णक यानी पिगमेंट क्लोरोफिल मैग्नीशियम का उपसह संयोजन यौगिक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो क्लोरोफिल है जिसमें फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है, तो ये मैग्नीशियम का एक तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्लोरोफिल।
रक्त का लाल वर्णक हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन का वाहक है, आयरन का एक उपसंयोजन यौगिक है। तो जो हीमोग्लोबिन है इसमें आयरन जो है उपसंयोजन यौगिक के रूप में रहता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन प्रति प्रणाली अरक्तता कारक यानी एंटी परनीसियस एनीमिया फैक्टर, कोबाल्ट का उपसंयोजन यौगिक है। तो ध्यान दीजिए जो B12 है, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन जो कि एनीमिया के लिए जिम्मेदार है, जिसको परनीसियस एनीमिया कहते हैं। तो ये एंटी परनीसियस एनीमिया फैक्टर है, यानी जिसको परनीसियस एनीमिया हो उसमें इसकी कमी हो जाती है, इसको पूरा कर दिया जाए तो वो एनीमिया दूर हो जाती है। तो ये कोबाल्ट का एक उपसंयोजन यौगिक है। जैव महत्व के अन्य धातुआं युक्त उपसंयोजन यौगिक जैसे कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए तथा कार्बोनिल एनहाइड्रेज जैव प्रणाली के उत्प्रेरक यानी एंजाइम है। तो देखिए जितने भी हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हर जगह से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। यही सब उठा कर रख देगा और से पूछेगा कि जो क्लोरोफिल है उसमें कौन सा आयन पाया जाता है या कौन सी मेटल पाई जाती है, या बोलेगा कि किसका उपसंयोजन यौगिक है। इसी प्रकार लाल रक्त कणिका में पूछेगा। तो ये पूरा जितना अंडरलाइन किया गया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझ के हम लोगों को याद कर लेना। अब देखिए आगे आ जाता है, कह रहा है अनेक औद्योगिक प्रक्रमों में उपसंयोजन यौगिकों का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल रोडियम संकुल PH3P का होल थ्राइस RHCl एक विल्किंसन उत्प्रेरक है जो एल्कीनों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग में आता है। तो इसको हम लोग उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कार्बनिक रसायन में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए अगला आ जाता है, कह रहा है धातुओं पर सिल्वर और गोल्ड का लेपन वैद्युत लेपन धातु आयनों के विलयन से करने की अपेक्षा उनके संकुल आयनों यानी कॉम्प्लेक्स आयनों जैसे AgCN का होल टू की पावर माइनस तथा AuCN का होल टू की पावर माइनस के विलयनों से करने पर लेपन कहीं अधिक एकसार व चिकना होता है। यानी एक सार मतलब एक तरह का यानी सिंगल लेयर्ड, एक तरह सब जगह दिखेगा। तो धातु आयनों के विलयन की तुलना में धातु के संकुल आयन जो होंगे कॉम्प्लेक्स, उनसे अगर हम लोग ये वैद्युत लेपन करें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसको बोलते हैं, तो और ज़्यादा चिकना और एकसर का मतलब एक प्लेन में या ये यूनी लेयर इस तरह से, और चिकना भी अच्छा होता है। अगला पॉइंट देखिए, सारे पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हैं और 100% नीट में पूछे जाएंगे। अब देखिए आगे कह रहा है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में विकसित की हुई फिल्म का स्थायीकरण यानी फिक्सेशन हाइपो विलयन में धोकर किया जाता है, जो अनअपघटित AgBr से संकुल आयन AgS2O3 का होल टू की पावर -3 बनाकर जल में घोल लेता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा नीट में पूछा जाता है और आपसे अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा तो ये जरूर पूछा जाएगा। तो AgBr का उपयोग होता है अनअपघटित AgBr संकुल आयन का, और ये संकुल आयन बन करके जल में इसे घोल लेता है, इसको ध्यान देना। और ये हाइपो विलयन होता है। हाइपो हाइपर, हाइपो का मतलब तन डाइल्यूट। अब देखिए अगला आ जाता है, कह रहा औषध रसायन में कीलेट चिकित्सा के उपयोग में अभिरुचि बढ़ रही है।
इसका एक उदाहरण है पौधे जीव जंतु निकाय में विषैले अनुपात में विद्यमान धातुओं के द्वारा उत्पन्न समस्याओं का उपचार। तो औषध रसायन में क्या होता है कि एक कीलेट चिकित्सा विकसित हुई है। इसमें क्या होता है कि जीव या पौधों में अगर कोई विषैला पदार्थ अनुपात में है तो उसको पिला दिया जाता है एक दवाई के रूप में पदार्थ, जो इस विषैले पदार्थ के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और वो पेशाब के द्वारा क्षण करके निकल जाता है। तो इस प्रकार जैसे कॉपर तथा आयरन की अधिकता को डीपेनिसिल एमीन तथा डेस्फेरियाक्जिम बी लिगेंडों के साथ उपसा संयोजन यौगिक बनाकर दूर किया जाता है। तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तब्दील हो जाता है और पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है। EDTA को लेड की विषाक्तता के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। प्लेटिनम के कुछ उपसा संयोजन यौगिक ट्यूमर वृद्धि को प्रभावी रूप से रोकते हैं। उदाहरण है जैसे समपक्ष प्लेटिन यानी सिस्प्लेटिन तथा संबंधित यौगिक। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन यहीं से, अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 50% चांस है कि आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेगा जो ये पॉइंट लिखे गए हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट। अब देखिए आगे आ जाते हैं तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब हमारा आ जाता है सारांश। तो देखिए कह रहा उपसा संयोजन यौगिकों का रसायन आधुनिक अकार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। पिछले 50 वर्षों में इस क्षेत्र में हुए विकास के फलस्वरूप आबंधन के मॉडल तथा आणविक संरचनाओं के विषय में नई अवधारणाएं विकसित हुई हैं। रासायनिक उद्योग के क्षेत्र में विलक्षण भेदन तथा जैव प्रणालियों में कार्य करने वाले क्रांतिक घटकों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है। तो उपसा संयोजन यौगिकों का रसायन आधुनिक तथा रासायनिक उद्योग में इनका विशेष महत्व है। अब उपसा संयोजन यौगिकों के विरचन यानी निर्माण, अभिक्रियाएं, संरचना, आबंधन को समझाने के लिए सर्वप्रथम ए वर्नर द्वारा प्रयास किया गया। तो ए वर्नर ने सबसे पहले अभिक्रियाएं, संरचना, निर्माण, आबंधन को समझाने इसके बारे में ए वर्नर ने सबसे पहले प्रयास किया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहा है उनके सिद्धांत के अनुसार उपसा संयोजन यौगिकों में विद्यमान धातु परमाणु या आयन दो प्रकार की सहसंयोजकता, प्राथमिक संयोजकता तथा द्वितीयक संयोजकता का उपयोग करते हैं। रसायन विज्ञान की आधुनिक भाषा में इन सहसंयोजकताओं को क्रमशः आयनीकृत तथा अनायनीकृत सहसंयोजक आबंध कहते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले जिसे हम प्राथमिक तथा द्वितीयक संयोजकता मानते थे, अब आधुनिक समय में उसे आयनीकृत और अनायनीकृत, आयनीकृत यानी आयनिक तथा अनायनीकृत यानी सहसंयोजक आबंध कहते हैं। समावयवता के गुण का उपयोग करते हुए वर्नर ने अनेक उपसा संयोजन यौगिकों की ज्यामितीय आकृतियों के बारे में भविष्यवाणी की। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो वर्नर ने उपसा संयोजन यौगिकों की ज्यामितिक आकृतियों के बारे में भविष्यवाणी की, वो किस आधार पर? समावयवता के गुणों का उपयोग करते हुए उन्होंने ऐसा आकृतियों के बारे में चर्चा की। अब देखिए आगे आ जाता है, कह रहा है कि सहसंयोजन आबंध सिद्धांत यानी VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उप सहसंयोजन यौगिकों के बनाने, चुंबकीय व्यवहार तथा ज्यामितीय आकृतियों का सफलतापूर्वक यथोचित स्पष्टीकरण देता है। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो VBT है यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये उपसा संयोजन यौगिकों यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बनाने, चुंबकीय व्यवहार तथा ज्यामितीय आकृतियों का सफलतापूर्वक यथोचित स्पष्टीकरण देता है। फिर भी यह सिद्धांत उपसा संयोजन यौगिकों के चुंबकीय व्यवहार की मात्रात्मक व्याख्या करने में असफल रहा है। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि VBT कहाँ पर फेल हो गया। तो उपसा संयोजन यौगिकों के चुंबकीय व्यवहार की मात्रात्मक व्याख्या करने में
ये असफल हो गया, यानी कितनी मात्रा में वो पदार्थ चुंबकीय व्यवहार कर रहा है। तथा इन यौगिकों के ध्रुवण गुणों के संबंध में कुछ भी नहीं कहता। जो पोलराइजेशन वाले कैरेक्टर हैं उनके बारे में भी वीबीटी नहीं बताता, यानी मैग्नेटाइजेशन की मात्रा और पोलराइजेशन के कैरेक्टर के बारे में वैलेंस बॉन्ड थियरी हमारी नहीं बता पाती दो बातें। तो ये अक्सर पूछा जाता है। अब अगला आ जाता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, यानी क्रिस्टल फील्ड थियरी, CFT। उपसा संयोजन यौगिकों में विद्यमान केंद्रीय धातु परमाणु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा की समानता पर विभिन्न क्रिस्टल क्षेत्रों के प्रभाव लिगेंडों को बिंदु आवेश मानते हुए उनके द्वारा प्रदत्त प्रभाव पर आधारित है। तो जो हमारी CFT है यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, यह उपसा संयोजन यौगिकों में विद्यमान केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा की समानता पर विभिन्न क्रिस्टल क्षेत्रों के प्रभाव पर आधारित है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो विभिन्न क्रिस्टल क्षेत्रों के प्रभाव यानी लिगेंडों को बिंदु आवेश मानते हुए उनके द्वारा प्रदत्त प्रभाव। तो लिगेंड को हम पॉइंट चार्ज मान लेंगे और उनके द्वारा जो इफेक्ट होगा उसको हम समझेंगे। तो क्रिस्टल क्षेत्र प्रभावों के यहाँ पर जो उपसा संयोजन यौगिकों में विद्यमान केंद्रीय धातु परमाणु आयन है उसमें डी कक्षक जो होंगे उनकी ऊर्जा की समानता पर विभिन्न क्रिस्टल क्षेत्रों के प्रभाव पर आधारित है हमारा ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है प्रबल क्षेत्र तथा दुर्बल क्षेत्र में डी कक्षकों के विपाटन यानी स्प्लिटिंग से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होते हैं। तो प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र दो क्षेत्र हो गए। इनमें से डी कक्षकों का जब स्प्लिटिंग होगी, जैसा हमने पीछे एनसीईआरटी में पढ़ते समय देखा था, से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होते हैं। तो इस सिद्धांत की सहायता से उपसा संयोजन सत्ता में विद्यमान धातु परमाणु या आयन के डी कक्षकों की विपाटन ऊर्जा, तो डी कक्षकों की विपाटन ऊर्जा, उनका चुंबकीय गुण यानी मैग्नेटिक मोमेंट, स्पेक्ट्रमिकी यानी स्पेक्ट्रोमेट्री तथा स्थायित्व के प्रचालों यानी पैरामीटर्स के मात्रात्मक आकलन में भी सहायता मिलती है। तो ध्यान दीजिए कि जो CFT है यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, तो इस सिद्धांत की सहायता से उपसा संयोजन सत्ता में विद्यमान धातु परमाणु आयन के डी कक्षकों की विपाटन ऊर्जा यानी स्प्लिटिंग एनर्जी, उनका चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट, स्पेक्ट्रोमेट्री यानी स्पेक्ट्रमिकी तथा स्थायित्व के प्रचालन यानी स्टेबिलिटी के पैरामीटर के मात्रात्मक आकलन में भी सहायता मिलती है। तो देखिए यहाँ पर जो CFT है, तो इससे कितनी कितनी चीज़ें यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हमें समझने में आसानी हो जाती है और जानकारी मिल जाती है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ से समझिएगा कि परंतु यह धारणा कि लिगेंड बिंदु आवेश है अनेक सैद्धांतिक कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। तो लिगेंड को जब हम पॉइंट चार्ज मानते हैं तो बहुत सारी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, बाकी सारी बातें ठीक। अब थोड़ा सा और आगे बचा है, इसको भी देखते हैं। कह रहा धातु कार्बोनिलों के धातु कार्बन आबंधों में सिग्मा तथा पाई दोनों ही आबंध के गुण पाए जाते हैं। तो जो धातु कार्बोनिल है, हमने एनसीईआरटी में पीछे अभी पढ़ा भी, इनमें सिग्मा और पाई आबंध दोनों के गुण पाए जाते हैं। लिगेंड से धातु के साथ सिग्मा आबंध तथा धातु से लिगेंड के साथ पाई आबंध बनता है। तो ध्यान दीजिए दोनों एकदम उल्टा हो जा रहे हैं कि लिगेंड से धातु के साथ सिग्मा आबंध तथा धातु से लिगेंड के साथ पाई आबंध बनता है, जैसा पीछे हमने फिगर में देखा। यह विशिष्ट संकर्मी यानी सिनर्जी का आबंध धातु कार्बोनिलों को स्थायित्व प्रदान करता है। तो ये जो सिनर्जेटिक्स है
तो ये हम क्या करता है कि धातु कार्बोनिल को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। उपसर्ग संयोजन यौगिक बहुत महत्वपूर्ण है। इन यौगिकों से जैव प्रणालियों में कार्य करने वाले जैव घटकों की कार्य प्रणाली तथा संरचना की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उपसर्ग संयोजन यौगिक के धातु कर्म प्रक्रमों, विश्लेषणात्मक तथा औषध रसायन में अनेक अनुप्रयोग हैं, जैसा कि हमने अभी NCERT पढ़ते समय देखा है। तो इस प्रकार से चैप्टर खत्म हो जाता है। अब अभ्यास के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।